मैं छोटी मोटी शायरी और हल्का फुल्का लिखता हूँ, लेकिन लिखाई में मैं इतना जानता हूँ, मैंने पढ़ाई लिखाई के बारे में तो नहीं करी है, लेकिन बस इतना है कि सुनने लायक लिख लेता हूँ। किसी और के नहीं तो अपने सुनने लायक तो लिख ही लेता हूँ। कोशिश ये करता हूँ कि जब सामने वाले तक मेरे अल्फाज पहुँचें और जब सामने वाला मेरे शब्दों को सुने तो उसे उसका जो समय है उसे ऐसा ना लगे कि वो व्यर्थ गया है। तो सामने वाले की कद्र करते हुए एक अदना सा आदमी हूँ और आपके सामने प्रस्तुत हूँ। तो आप ओरिजिनली कहाँ से हैं? जी, मैं मध्य प्रदेश के एक शहर छतरपुर से हूँ, जहाँ पे अगर लैंडमार्क के तौर पे मैं बताऊँ तो खजुराहो नाम का एक शहर है। खजुराहो फेमस है मंदिरों के लिए। एक बहुत पुराना ग्रंथ है कामसूत्र का, जिसके आधार पर वहाँ के मंदिर प्रसिद्ध हैं। और वहाँ की एक बात बताना चाहूँगा। वहाँ पे एक मंदिर है श्री मतंगेश्वर महाराज का। मतंगेश्वर महाराज की करीब 6 से 7 फुट की लंबी मूर्ति है और आराध्य हैं वो, हमारे महादेव का एक रूप है। तो उन्हीं के चरणों से आए हुए हैं साहब। और इंदौर से बहुत लगाव है क्योंकि महाकालेश्वर वहाँ विराजमान है। तो आराध्य के रूप में हम उन्हें पूछते हैं, लिखते हम कुछ उन्हीं के हिसाब से हैं। जैसा वो आदेश करते हैं वैसा लिखना चालू हो जाता है। तो आपने छतरपुर की भूमि से गोवा तक का सफ़र कैसे तय किया? शुरुआत कुछ ऐसी हुई कि छतरपुर जो शहर है वो एक बहुत छोटा शहर है वहाँ पे, लेकिन आपको वहाँ पे ना संगीतज्ञ बहुत मिलेंगे। बुंदेलखंड कहते हैं, बुंदेलखंडी में। तो बहुत प्यारी ज़बान है बुंदेलखंडी, बहुत प्यार से लोग वहाँ बात करते हैं। काहे भैया कहाँ जा रहे, तनायते तो आओ, बैठ तो जाओ, खाना खा लो कि नहीं खाओ। तो बहुत ही प्यार भरी भाषा है। तो बुंदेलखंड के उसी शहर से हमने अपना स्कूलिंग किया, सरकारी स्कूल में पढ़े। फिर उसके बाद एक वक्त आता है आपकी ज़िंदगी में जब आप चाहते हैं, जब आपको समझ आता है कि आपके पिताश्री जो हैं वो आपको ऐसी नज़रों से देखने लगे हैं कि ये कब करेगा। तो उस मोड़ पर आकर हमने शहर छोड़ा, और हमारा शहर छोड़ने के बाद जो सबसे पहला शहर हमारी ज़िंदगी का था वो था इंदौर। इंदौर ने हमें काम करना सिखाया, जीना सिखाया। इंदौर में हम रहे, इंदौर में छोटी मोटी नौकरियां करते रहे। फिर 5-8 हज़ार की नौकरी 2-3 साल तक करने के बाद में फिर हमें कोई एक ऑफ़र आया जो दिल्ली का था, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री का। हम उसमें लिप्त हो गए पैसे कमाने की होड़ में। और जब ऐसा क्रूशियल टाइम आपका चल रहा होता है तब आपका फोकस ज़्यादा होता है कमाने पे। तो साहित्य हमारा थोड़ा छूट गया, जिसका हम ये नहीं कहेंगे कि हमें दुख है, शायद वो नहीं होता तो हम शायद इतना अच्छा नहीं लिख पाते। फिर इंदौर में दिल्ली में काम करते हुए, फिर और काम करते हुए, फिर और काम करते हुए हमारी कंपनी एक नया प्रोजेक्ट गोवा में लेके आने वाली थी। हम उसमें आए, गोवा शहर पसंद आया। बस इतनी छोटी सी कहानी है और हम आपके साथ यहाँ बैठे। तो हमारा जो पहली दफ़ा जो वार्तालाप हुआ था वो शायरी के बिना पे हुआ था। जी बिल्कुल। तो फिर इस पॉडकास्ट को स्टार्ट करने के लिए ऐसे कुछ शायरी कोई आपके दिमाग में कोई आ रही है, आपके मन में फिलहाल कोई लाइन जो आप सुनाना चाहें? बिल्कुल। एक बड़ी ही मिसराए सानी और मिसराए उला करके 2 शब्द हैं। ये आपने लिखी है? जी, मैंने ये लिखा है। और मिसराए सानी मिसराए उला असलियत में एक शब्द हैं और जिनको मैंने अपनी एक शायरी में यूज़ किया है। तो मैं बता देता हूँ कि मैं किस तरह का लिखता हूँ, मेरी लिखाई है किस तरह की। कि कुछ इस तरह गज़ल में कोई आबाद लिखता हूँ। अच्छा, मिसराए सानी और मिसराए उला का तात्पर्य ये है, मैं व्यूअर्स के लिए बताना चाहूँगा, कोई भी 5, 7, 9 या 11 शेरों की कोई भी एक गज़ल होती है और उस शेर में 2 लाइनें होती हैं। तो जो पहली लाइन होती है उसे कहते हैं मिसराए उला, और शेर की जो दूसरी लाइन होती है उसे कहते हैं मिसराए सानी। तो लिखा है कि कुछ इस तरह गज़ल में कोई आबाद लिखता हूँ, कभी बेतरतीब लिखता हूँ, कभी बर्बाद लिखता हूँ।
मैं लिख देता हूँ पहले शेर का मिसराए सानी, मिसराए उला मैं उसके बाद लिखता हूँ। क्या बात है, क्या बात है, सुभान अल्लाह, क्या बात है। तो ये शायरी का सफ़र पहली दफ़ा शुरू कैसे हुआ? मतलब आप किसी दौर से गुजरे थे हर शायर की तरह, या फिर ये अंदर से ये एक आया था? ये अगर आप कहें तो हमारे परिवार में ये होता है, हमारे लेखन हमारे परिवार में होता है। हमारे नाना जी कवि हैं। हाँ, उसका हमारे पिताजी के ख़ानदान में कोई ऐसा मतलब लेखन और इसमें नहीं है, लेकिन हमारी माताजी के ख़ानदान में हमारे नाना जी बहुत बड़े कवि हैं। मतलब ऐसे सुप्रसिद्ध, मतलब सुप्रसिद्ध नहीं कहूँगा, उन्होंने कभी छपवाई नहीं अपनी कविताएं, और शुद्ध हिंदी में लिखते हैं। हिमाचल वगैरह उन्होंने, मतलब आप ये समझिए कि उन्होंने बिना पैसे के पूरा भारत घूम लिया। संत आदमी, गृहस्थ जीवन से उन्हें थोड़ा सा लगा, उतना नहीं है, लेकिन शादी की हुई है उन्होंने, बच्चे भी हैं उनके। तो नाना जी हमारे लिखते थे, और हमारे नाना जी के जो पिताजी थे उन्होंने 1000 पंडितों को शास्त्रार्थ में हराया था। हमारी माँ बहुत अच्छा गाती थी, लिखती भी बहुत अच्छा थी। मुझे नहीं पता ये उनकी कविता है, लेकिन मुझे याद है कि बचपन में ना कविताओं का प्रोग्राम जैसे स्कूल में होता है, तो मुझे उन्होंने कविता दी थी। मुझे नहीं पता कि उनकी है किसी और की, तो कव्वाली टाइप की थी, और कहा था कि चमचमाते दांत मोती से दिखाते जाइए, आप हंसते जाइए, औरों को हंसाते जाइए। क्या बात है। अगर मम्मी चाय ना दे तो क्या करना चाहिए? अगर मम्मी चाय ना दे तो क्या करना चाहिए? कप प्लेट तोड़कर भाग जाना चाहिए। चमचमाते दांत मोती से दिखाते जाइए, आप हंसते जाइए, औरों को हंसाते जाइए। तो लेखन वहाँ से आया हमारे भीतर। हाँ, इसका रियलाइजेशन हमें एक उम्र के बाद हुआ, जब हमें लगा कि हम लिखेंगे नहीं तो मर जाएंगे। जब ये दौर आया तब हमने लिखना चालू किया, और हमारा सबसे पहला जो शेर था वो मैं देख के आपको ज़रूर बताना चाहूँगा। सबसे पहली जो शायरी हमने लिखी वो ये थी कि यूं तो वो मेरे जिस्म के साथ, यूं तो वो मेरे जिस्म के साथ मेरी रूह चुराए बैठे, कि बेतलब होकर हम उनके ख्वाब सजाए बैठे। कहते तो थे वो, कहते तो थे कि का भर लूं सिंदूर अपनी मांग में नाम का तेरे, और अब आलम यह है कि अपने हाथ पर किसी और का नाम लिखाए बैठे। क्या बात है, क्या बात है। उफ वो वाली बात हो गई। तो इस तरह से हाँ कह सकते हैं आपकी मोहब्बत से शायरी शुरू हुई। फिर आध्यात्म के ऊपर भी गए हम, फिर आध्यात्म में जहाँ मोक्ष आता है वहाँ तक भी जाने की कोशिश करी, और मुझे लगता है कि हम थोड़ा सा वहाँ तक पहुँच पाए, बहुत अदना सा पहुँच पाए। फिर कुछ ऐसी चीज़ें भी लिखी। वार्तालाप बहुत लंबा है, करते जाएंगे। तो जो एक मैंने एक लाइन सुनी थी कि किस्मत महलों पर राज करती है, हुनर सड़कों पर तमाशा करता है। तो आप भी ये मानते हैं कि किस्मत का उतना ही आपकी ज़िंदगी में रोल है जितना आपके हुनर का है? नहीं। अच्छा। अब मैं किस्मत को एक बहुत ही अलग पहलू से देखता हूँ। अब भगवान हमारे समक्ष है, हम सबके आसपास है, हमारे अंदर है। अब जैसे बोलते हैं कि अहम ब्रह्मास्मि, कि मेरे अंदर भगवान है, राइट। अब उससे मैं रिलेट करता हूँ कि जिन लोगों को भगवान से इश्क है, एक बेइंतहा मोहब्बत है, उनके साथ किस्मत नहीं जुड़ी होती, उनके साथ गुरमत जुड़ी होती है। गुरमत का अर्थ होता है कि आपकी जो मत है, आपकी जो मति है, वो गुरु से जुड़ी हुई है। अच्छा। किस्मत का मतलब होता है किसी और की मति। वाह वाह, ये किस्मत का एक्सप्लेनेशन मैंने आज तक अपनी जिंदगी में नहीं सुना। ये बहुत ही फाइन लाइन होती है। हाँ हाँ। कि जब हम कहते हैं कि कोई हमारा काम हमारे अनुसार अगर नहीं हुआ, तो लोग हमें आके कहते हैं कि यार आपकी ना शायद किस्मत खराब थी। अब आप किस्मत को दो पहलू में तोड़ दीजिए, उस शब्द को, किस्मत, किसी और की मत। आपको लोगों ने कहा कि आपकी किस्मत खराब है, आप लोगों के डर से वो काम उतनी मोटिवेशन से नहीं कर पाए जितना आपको करना था। इसका मतलब ये हुआ कि आपने अपनी मति में उनकी सोच को वेलकम किया। बिल्कुल। अगर आप गुरमत की राह पे चलते हैं
तो आप ये सोच के चलिए कि जो मेरी मति है वो किसकी है, वो गुरु की तो है। बिल्कुल। जो मेरे ऊपर है साक्षात परमेश्वर है, मेरी मति उसी से जुड़ी हुई है। बिल्कुल। तो जो वो मेरे से कराना चाहते हैं मैं भी वही कर रहा हूँ, तो फेल होने का तो कोई चांस नहीं है। ये बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन था किस्मत का। अपना कुछ सुना दीजिए, मुझे पता है शायरी? कुछ सुना दीजिए। तो अर्ज किया है इरशाद। कि उनके लिए हमने अपने आंसू कुछ इस कदर बहाए, उनके लिए हमने अपने आंसू कुछ इस कदर बहाए कि जिन पत्थरों पे वो आंसू जा गिरे, कि जिन पत्थरों पे वो आंसू जा गिरे, उन पत्थरों के भी दिल भर आए। आए हाय हाय हाय, वाह वाह साहब वाह। कि हमने उनके लिए अपने आंसू कुछ इस कदर बहाए। अच्छा, तो आपने ना बीच में एक शब्द का इस्तेमाल किया, इश्क। हम नॉर्मली भाषा में और आसपास के उसमें हम इश्क और मोहब्बत दोनों को एक तराजू में तौलते हैं कि इश्क और मोहब्बत एक शब्द हैं जो एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। लेकिन मैंने जितना सुना, मुझे इतना उससे एक बात पता चली कि इश्क एक्चुअल में एक अरबिक वर्ड है, आशिका। आई एम नॉट श्योर कि मैं उसका नाम सही ले रहा हूँ, लेकिन मैं कहानी सही बता रहा हूँ, मुझे इतना पता है। तो एक वर्ड है आशिका। आशिका एक लता का नाम होता है। पेड़ों में आप देखते नहीं, कुछ लताएं आसपास लिपट जाती हैं। एक आशिका एक लता का नाम होता है। वो जिस पेड़ से चिपक जाती है उस पेड़ को सुखा देती है। तो इश्क जिसे होता है वो सूख जाता है, वो मर जाता है जिंदा रहते हुए। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल अपने खुदा को ढूंढने के लिए लोगों ने इस्तेमाल किया है। जैसे बुल्ले शाह, उन्होंने जो गाना आप सुनते हैं छैया छैया, वो एक्चुअल में उन्होंने अपने गुरु के लिए लिखा था, फिर बाद में मॉडिफाई करके वो गाना छैया छैया बना। तो मैं नाचूं ताता थैया अपने गुरु के लिए उन्होंने लिखा था। तो अपने आध्यात्म में अपने खुदा के लिए इश्क का इस्तेमाल होता है कि मुझे मेरे ईश्वर से इश्क है, मैं मर जाना चाहता हूँ अपने खुदा के लिए इश्क में। मोहब्बत एक परस्पर दो लोगों के बीच का एक व्यवहार कह सकते हैं आप, कि उन्होंने आपको कुछ दिया, आपने उनको कुछ दिया, उनसे आप दोनों के बीच मोहब्बत हुई, और ये इस चीज़ को आपने मोहब्बत का नाम दे दिया। तो आपके हिसाब से इश्क की डेफिनेशन क्या है? इश्क की डेफिनेशन सीधी सी है, जैसा मैंने बताया। अगर आपके हिसाब से आपको इश्क है तो आप कुछ मांगेंगे नहीं, आपका कुछ है ही नहीं, आपके पास कुछ बचा ही नहीं अगर आपके पास इश्क है। निस्वार्थ है इश्क। बिल्कुल, मतलब कि आप ऐसे कह लें कि अगर आपके पास इश्क है तो आपको किसी और की जरूरत है ही नहीं। जैसे एक मैंने कहीं पे एक सुना था कि मुझे सना से मोहब्बत करने के लिए सना ही की जरूरत नहीं। और शायद ये ऐ दिल है मुश्किल में शाहरुख खान साहब कहते हैं ऐश्वर्या राय के लिए, मुझे उस नाम याद नहीं, सना ही है, कुछ और है, कि मुझे सना से इश्क करने के लिए सना ही की ज़रूरत नहीं। इश्क ऐसा होता है, अगर आपके पास इश्क है तो आपको ज़रूरत है ही नहीं किसी चीज़ की। तो मेरे लिए इश्क ये है, जो कुछ भी है आपका सब उसका। आपकी उम्मीदें फिर रास नहीं आएंगी वहाँ पे, उम्मीदें होनी ही नहीं चाहिए। अगर पनप रही हैं तो वो व्यवहार है, वो व्यापार है। अगर हैं भी तो बहुत बेफिजूल है। मतलब कि वो सीधी सी बात है, क्या मांग लोगे यार, क्या मिल जाएगा तुम्हें, और क्या क्या ऐसा पा लोगे जो मुझे बड़ा बेफिजूल लगता है। मतलब मैं भी ऐसा ही था, मैं कोई अचानक से नहीं बना ऐसा, कि जब हम ना किसी इंसान को पाने की बहुत कोशिश करते हैं, बहुत जतन करते हैं, और कई बार ये देखा गया है कि जब मिल गया वो इंसान या वो चीज़ मिल गई, तो हम जितने बेताब तब थे हम उतने बेताब आज नहीं। हमें जितना अर्ज उस टाइम पे आ रहा था वो अर्ज हमें इस टाइम पे नहीं आ रहा। इश्क में ये पाबंदी है, ये होता ही नहीं है, आपको करना ही नहीं होता, आपको सिर्फ देना होता। तो अंकित जी एक बात बताइए कि ऐसे कौन से शायर हैं जो आपके दिल के बड़े करीब हैं? जनाब पढ़ा तो देखिए हमने बहुत लोगों को है, और मुतासिर भी कई लोगों से। गालिब साहब हमारे बड़े प्रिय, सिर्फ लिखाई की नहीं, एटीट्यूड वाइज
तो गालिब गालिब मिर्ज़ा असदुल्ला बेग खां गालिब, उनसे बड़े मुतासिर हैं हम। उर्दू की, फ़ारसी में और उर्दू में जो इनकी पकड़ है वो तो है ही, उसके अलावा जो एटीट्यूड के साथ लिखते हैं वो। अच्छा, उनके ना कई सारे बेटे हुए, मतलब 7-8 संतानें हुई उनकी, और संतान के बाद ना पैदा होने के बाद वो कुछ दिन बाद वो ख़त्म हो गई। तो एक बार गालिब साहब बहुत लंबे यात्रा पे गए थे, कलकत्ता वगैरह, और उस समय पे वाहन वगैरह कितने थे, उसके बावजूद कलकत्ता घूम के आना बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती थी। तो कलकत्ता वगैरह घूम के आए। उस दौरान उन्हें कहीं से तो भी पता चला कि इनका एक बेटा भी हुआ है, और इन्हें बोला गया कि आप आ जाइए, और बड़े उससे हर्षोल्लास के साथ ही पहुँचे। और जब पहुँचे तो उन्होंने सबसे पहले वही था, मतलब बीवी है और भी लोग हैं, तो डायरेक्ट जा करके अपने बच्चे के बारे में पूछना थोड़ा उन्हें ऑड लगा। तो पहले सबसे बातें करी, बरामदे में जाके बैठे जब वापस अपने दिल्ली में हवेली पे पहुँचे। उसके बाद किसी बहाने से बोला कि अरे जनाब को तो बुलाइए। तो उनके दोस्त बैठे थे सामने, उन्होंने बात पलट दी। फिर उन्होंने बात वो की थी कि अरे हमारे वो कहाँ हैं, हमारे औलाद कहाँ है, हमारा बेटा कहाँ है। तो फिर उन्होंने बताया कि वो गुजर गए। तो लिखाई में जो कहते हैं कि उन्होंने शेर कहा कि जन्म लेते ही गुजर गए। जन्म, अब ये इसके बारे में तो एग्जैक्टली पता नहीं है कि जन्म लेते ही गुजरे, जन्म लेते, लेकिन वो इंतजार कर रहे थे खुशखबरी सुनने का। उन्हें ये पता था कि पैदा हुआ है। फिर कुछ दिन बाद क्योंकि पत्र गया था ना, तो तब तक तो जिंदा रहा होगा बच्चा। फिर उसके बाद उसका देहांत हो गया। तो जब वो पहुंचे तो काफ़ी बार पूछने के बाद में जब उन्हें पता चला कि वो नहीं रहा, तो उस मोमेंट पे वो एक शेर कहते हैं कि दिल ही तो है न संगो खिश्त, दिल ही तो है न संगो खिश्त, दर्द से भर ना आए। मतलब कोई और शायर होता वो लिखता तो एक गम में, और एक मतलब गम को भी वो ऐसे देखते कि दिल ही तो है न संगो खिश्त, दर्द से भर ना आए क्यों, और रोएंगे हम 1000 बार, कोई हमें सताए क्यों। कि दिल ही तो है हमारा, ईंट या पत्थर, तो संगो खिश्त का मतलब होता है ईंट या पत्थर तो नहीं है। तो हम रोएंगे, और रोना आएगा तो बिल्कुल रोएंगे। तुम परेशान क्यों कर रहे हो यार, तुम पूछ क्यों रहे हो हमसे कि तुम रो रहे हो। दिल ही तो है ना संगो खिश्त, दर्द से भरना आए क्यों, और रोएंगे हम 1000 बार, कोई हमें सताए क्यों। तो गालिब से हम बड़े मुतासिर हैं साहब। जो गज़लें उन्होंने कही हैं, एक बड़ी प्यारी उनकी कहानी है कि बहादुर शाह जफर, अच्छा हुआ क्या कि बहादुर शाह जफर उस टाइम पे शासन करते थे, और बहादुर शाह जफर का एक बहुत, जैसे अकबर के मंत्री नहीं थे, नौरत्न थे, तो वैसे ही बहादुर शाह जफर शायरी और मुशायरे के शौकीन। अब हुआ यूं कि उनके एक बहुत खास थे शायर। अब बहादुर शाह जफर हिंदुस्तान का सुल्तान, उसका खास होना एक कितनी बड़ी बात है। तो पालकी में चला करते थे, 4 लोग उनके पालकी पकड़ के चलते थे, और वो पालकी के अंदर बैठ के जाया करते थे। तो गालिब साहब को बहुत ही अजीब लगता था। तो कहते थे कि मरने के बाद तो 4 कंधे पे जाना ही, जिंदा रहते भी 4 कंधे पे जा रहा है। और गालिब की नज़रिए से वो बहुत अदना लिखते थे, बहुत बेकार लिखते थे। कुछ एक शेर उन्हें बहुत पसंद थे, लेकिन वो चाहते थे कि बहादुर शाह जफर के अगर आप इतने करीबी हैं तो आप कुछ तो ऐसा लिखें कि जिससे वो वर्थ इट हो, जो समझ में आए कि हाँ आप बहादुर शाह जफर के शायर हैं। तो एक बार पालकी जा रही थी बाजार से, और गालिब साहब अपनी फटी हुई जूती सुधरवा रहे थे। पालकी गई और उन्होंने कहा कि बना है शाह का मुसाहिब, फिरे है इतराता। ज़ौक़ साहब को ये बात बहुत बुरी लगी। ज़ौक़ साहब ने शिकायत करवा दी बहादुर शाह जफर से। अच्छा, इसके पहले गालिब को आसपास में कोई भी नहीं जानता था। तो बहादुर शाह जफर के पास शिकायत पहुंची। बहादुर शाह जफर ने बड़े ही संगीन तरीके से इसे लिया। बोले काम करो, मुशायरा बुलाओ, और मुशायरे में उन्हें एज अ गेस्ट बुलाओ। गालिब को बुलाया गया। गालिब भी बड़े उसमें कि यार हमको बुलाया है, आज तक तो बुलाया नहीं। बुलाया गया, पहुंचे। तो
तो बहादुर शाह जफर ने कहा कि जब सब लोग बैठ गए सलाम दुआ होने के बाद, बोले कि हमने सुना है कि कुछ लोग हैं जो ज़ौक़ के लिए सरे राह जुमले कसते हैं, उनसे गुजारिश है कि इस तरह की बदतमीज़ी बदसलूकी उनको शोभा नहीं देती। तमाम हजरात कृपया इस बात का ध्यान रखें। तो ज़ौक़ के फैंस में से कोई बोला कि नहीं, गालिब की तरफ से कोई बोला कि ज़ौक़ बड़े ही उम्दा शायर हैं, उनके बारे में ऐसी बातें कोई क्यों करेगा, कौन कहेगा, किसकी हिम्मत है इतनी। तो ज़ौक़ के फ़ैन बोले कि करी है, किसने कहा है? मिर्ज़ा गालिब ने कहा है। क्या कहा है? कहा है बना है शाह का मुसाहिब फिरे है इतराता। बना है शाह का मुसाहिब फिरे है इतराता। तो बहादुर शाह जफर ने पूछा कि मिर्ज़ा आपने ऐसा कुछ कहा है? बोले नहीं हुजूर। पलट गए। नहीं हुजूर, हमने ऐसा कुछ नहीं कहा। ये तो मेरी नई गज़ल के मक्ते का मिसराए उला है। और मिसराए उला मैं आपको बता चुका हूँ, मक्ता होता है गज़ल का आखिरी शेर। ये तो मेरी नई गज़ल के मक्ते का मिसराए उला है, मतलब मेरी नई गज़ल के आखिरी शेर की पहली लाइन है। तो मिर्ज़ा क्यों ना पूरा शेर सुनाया जाए। गालिब, बहादुर शाह जफर, इतना संगीन माहौल, झूठ बोल गए। और पलटे कैसे कि बना है शाह का मुसाहिब फिरे है इतराता, वगरना शहर में गालिब की आबरू क्या है। ज़ौक़ यहाँ समझ गए। ज़ौक़ बोले ये खेल गया बंदा। तो ज़ौक़ बोले कि अगर मक्ता इतना खूबसूरत है तो पूरी गज़ल क्या होगी। अब गज़ल तो कोई थी ही नहीं। बहादुर शाह जफर और महान बोले क्यों ना आज के मुशायरे की शुरुआत मिर्ज़ा गालिब की सी गज़ल से की जाए। शम्माए महफिल मिर्ज़ा गालिब के सामने रखी जाए। अब आप सोचिए कितना इंटेंस माहौल, कितना इंटेंस माहौल। हिंदुस्तान का सुल्तान, मुगल शासक का आखिरी बादशाह, तमाम लोग झूठ बोल गए, गज़ल पढ़ने को बोला। और इतने इंटेंस और इतने टेंस भरे माहौल में भी गालिब साहब गज़ल कहते हैं कि हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है। हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है। तुम ही कहो कि ये अंदाज़ गुफ्तगू क्या है। रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल। रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल। और इसके बाद जो लाइन बोलते हैं उसके बाद ज़ौक़ भी वाह बोल जाते हैं कि रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल। जब आँख ही से न टपका तो फिर लहू क्या है। हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है। वही एक भिखारी था जो मीर तकी मीर के शेर गाया करता था। और एक बार गालिब साहब कुछ पैसे जोड़ करके कहीं से तो भी घर के लिए चावल लाने गए थे। और वो भिखारी बहुत अच्छा गाता था। और शेर सुना गालिब ने, 4 आने थे उनके पास। शेर सुना उसको गाते हुए और बोले कि ये किसका शेर है। बोले मीर तकी मीर का। बोले हुजूर कभी ज़ौक़ के दरवाजे पे भी गाइए, उनको भी पता चले लिखाई क्या होती है। और ये कहने के बाद में उन्होंने 4 के 4 आने जिससे चावल लेने गए थे उसकी झोली में डाल दी। गालिब ऐसे आदमी थे। तो ये गज़ल बहादुर शाह जफर के गाने के बाद में इतने फेमस हो गए गालिब अपने शहर में कि वो भिखारी उनका शेर गा के भीख मांगने लगा
और शेर था, चिपक रहा है बदन पर लहू से पैरान, चिपक रहा है बदन पर लहू से पैरान, हमारी जेब को अब हाज़ते रफू क्या है। क्या बात है, क्या हर एक बात पे कहते हो तुम के तू क्या है। अच्छा, एक वहीं पे उसी दौर की बात है कि एक जगह थी जहाँ पे कुछ बड़े लोग किसी स्त्री का नाच देखने जाते थे, और उस स्त्री की भी गालिब की एक अलग ही कहानी है, वो अलग ही इश्क है, उसकी कहानी अभी चलते चलते फिर से सुनाएंगे। तो गालिब की ये गज़ल का एक शेर वहां तक भी पहुंच गया, और बड़ा ही खूबसूरत शेर था वो, कि वो गाते हुए कहती हैं कि अब आप इसको थोड़ा ना संगीतमय तरीके से सुनिए, आपको एक टास्क देता हूं मैं, आप इसको सुनिए कि आपके पास घुंघरू की आवाज़ बज रही है, जो नाच रही है वो छन छन छन, और साथ में तबले का भी कुछ तिरकेट आ रहा है। तो गालिब का ये शेर वहां तक पहुंचा, और वो कुछ इस तरह शेर पढ़ के, इस तरह दीवानी थी गालिब की कि ये शेर पढ़ते हुए वो नाचने लगी, और गाया कुछ इस तरह, जला है जिस्म जहां दिल भी जल गया होगा, जला है जिस्म जहां दिल भी जल गया होगा, कुरेदते हो जो अब राख जुस्तजू क्या है, हर एक बात पे कहते हो तुम के तू क्या है, तुम ही कहो कि ये अंदाज गुफ्तगू क्या है, हर एक बात पे कहते हो तुम के तू क्या है। और इस गजल में सबसे पसंदीदा हमारा शेर ये है कि जब आपका अंतिम संस्कार होता है, अंतिम संस्कार आपको, मतलब आपके अपने जो आपको चाहते थे, जो आपसे प्रेम करते थे, जो आपके लिए जान तक देने को तैयार थे, किसी को मारने के लिए तैयार थे, मरने के लिए तैयार थे, जब आपकी सांस टूट गई, कुछ ही देर बाद वो आपको फूंक के चले आए, और यहाँ पे भी वो रुके नहीं, यहाँ पे भी वो रुके नहीं। जब आपका अंतिम संस्कार होता है, उसके बाद आपकी कुछ हड्डियां चुनी जाती। तो गालिब का ये तंज मानता हूं मैं कि जला है जिस्म जहां दिल भी जल गया होगा, कि जला है जिस्म जहां दिल भी जल गया होगा, कुरेदते हो जो अब राख, अब क्या चाहिए, अब तो इंसान खत्म हो गया, अब तो चला गया, वो आदमी जल गया, ना आत्मा बची ना शरीर बचा, और उस आदमी का कुछ भी नहीं बचा, और दुनिया इतनी वो है कि दुनिया को अभी भी आपसे कुछ चाहिए, इतनी मतलबी है, इतनी मतलबी है, अभी भी उसे कुछ ना कुछ आपसे चाहिए, आपकी राख कुरेद के वो कुछ लेके जा रही है, कि कुरेदते हो जो अब राख जुस्तजू क्या है, अब और क्या चाहिए तुम्हें। मतलब आदमी जब तक जिंदा था तब तक तुम्हें कुछ ना कुछ दे रहा था, जब तक तुम मांगते रहे, हमेशा मांगते रहे उस आदमी से। जब वो मर गया, चला गया, दफन हो गया, फना हो गया, उसके बावजूद भी आपको उससे कुछ चाहिए। तो गालिब इसलिए पसंद है कि इतने टेंस्ड माहौल में कुछ ऐसा लिख जाते थे, ऐसा लिख रोंगटे जाते खड़े हो जाए। और आप यकीन करिए कि जब ये गजल खत्म हुई तो पूरी सभा दीवानी थी उनकी। और शुरुआत में उन्होंने क्या किया था कि पेपर निकाला था अपनी जेब से और पेपर पढ़ना ऐसे चालू कर दिया था। फिर वो पेपर छोड़ के वहीं चले गए। तो जब सारे लोग चले गए तो ज़ौक़ के किसी महफिल में से कोई उनके फैंस में से आया और उसने पेपर उठाया। पेपर पूरा खाली था
पेपर पे कुछ लिखा ही नहीं था। गालिब ने ये गजल उसी टेंस्ड माहौल में इतने उसके बावजूद वहीं बैठे बैठे गाई थी और बैठे बैठे लिखी थी मन में। तो ये गालिब आदमी, गालिब ऐसे आदमी है कि उनका एक दोस्त था, जैसे हमारे दोस्त हेल्प नहीं कर देते, तो गालिब का एक दोस्त था, तो गरीबी से गुजरते थे गालिब, बहुत गुर्बत में जिंदगी उन्होंने गुजारी। तो उनका एक दोस्त था, उन्होंने बोला कि यार मैंने तुम्हारे लिए ना बात करी है, वहाँ पे चले जाना एक बारी, और वहाँ पे नौकरी की बात करी है मैंने, प्रोफेसर की, फारसी पढ़ाना है आपको, आप एक बारी चले जाइएगा, इंटरव्यू दीजिएगा, नौकरी लग जाएगी आपकी। फिर कुछ दिनों बाद वो दोस्त फिर से मतलब पूछा कि आप वहाँ पे गए थे? बोले हाँ गया था। तो बोले हुआ नहीं? बोले नहीं, मैं जिसके यहाँ इंटरव्यू देने गया था वो मुझे लेने दरवाजे पे नहीं आया। गरीब है, खाने के पैसे नहीं है, लेकिन एटीट्यूड। तो गालिब हैं एटीट्यूड वाले शायर कि गरीब हैं, दुखी हैं, गम में हैं, लेकिन एटीट्यूड कम नहीं होगा। तो ये गालिब है, इनसे हम बड़े मुतासिर हैं। तो दो शायरियाँ हैं, हम उससे शुरुआत करते हैं, मोहब्बत से करते हैं। तो एक दौर होता है जब नई नई मोहब्बत होती है, नया नया फेज आता है, और एक वक्त के बाद जब वो मोहब्बत चली जाती है तब आपको किसी एक बहुत ही एक अच्छी सी फीलिंग की याद आती है कि यार वो ये किया करती थी। तो उस पर हमने लिखा था कि दिन में 3 पहर, दिन में वैसे 4 पहर होता है, तो दिन में 3 पहर हालचाल लिया करती थी, कि दिन में 3 पहर हालचाल लिया करती थी। तुमने अब तक कुछ खाया नहीं, सवाल किया करती थी। कि दिन में 3 पहर हालचाल लिया करती थी, तुमने अब तक कुछ खाया नहीं, ये सवाल किया करती थी। और फर्ज दोनों तरफ का निभाया है उसने, कि फर्ज दोनों तरफ का निभाया है उसने, रोटियां बनाते हुए वीडियो कॉल किया करती थी। अरे अरे अरे, क्या बात है, क्या बात है। और एक और फेज होता है कि उसके बाद में आपका हो गया, फिर आपके बाद एक और शख्स आए, तो आपके वो रकीब होते हैं। तो रकीब के लिए लिखा था हमने कि तुम अभी नए नए आए हो, तुम अभी नए नए आए हो, सुन लो, कि तुम अभी नए नए आए हो, सुन लो, वो बिन बात झगड़ जाया करती है, मन में कोई बुराई नहीं है उसके, गुस्सा करके वो फिक्र जताया करती है, और सुबह उठकर कॉफी पीना पसंद है उसे, अगर जो बीमार हो तो गोलगप्पे खाया करती है। और खुदा के लिए उसकी बातों को कभी दिल से ना लगाना, खुदा के लिए उसकी बातों को कभी दिल से ना लगाना। वो सुबह कहती है, शाम को भूल जाया करती है। क्या बात है, क्या बात है। मतलब यार हमने तुम्हारे ऊपर इतना ज्यादा इन्वेस्ट किया, हमने तुम्हारे ऊपर इतना ज्यादा मोहब्बत करी, जो इश्क की बात मैं कर रहा था, मैं उस दौरान की बात कर रहा हूँ। तो उस दौरान हमने आपको इतना कुछ दिया। तो एक लड़के ने ये, एक रेबलिस्टिक लड़के ने ये लिखा है, और वो कहता है कि तुझे खंजर कहना ठीक नहीं, तुझे खंजर कहना ठीक नहीं, तुझे खंजर कहना ठीक नहीं, तलवार कह दूं क्या? क्या बात है। कि तुझे बेवफा कहना ठीक नहीं, मक्कार कह दूं क्या? कि तुझे खंजर कहना ठीक नहीं, तलवार कह दूं क्या? तुझे बेवफा कहना ठीक नहीं, मक्कार कह दूं क्या? और लोग पूछते हैं मुझसे परिभाषा तेरे किरदार की, कि लोग पूछते हैं मुझसे परिभाषा तेरे किरदार की, अगर तुम बुरा ना मानो तो गद्दार कह दूं क्या? क्या बात है, क्या बात है। और वहीं पे बहुत खूब। हम बहुत प्यारे भी हैं, तो हमें जिस तरह के लोग पसंद आते हैं कि जब हमने उन्हें देखा, जैसे आपने कहा कि मुस्कुराना, एक वर्ड आपने यूज़ किया, मुस्कुराहट, तो हमने लिखा था कि कुछ इस तरह वो मुझे आजमाती है, स्वीटनेस, कि कुछ इस तरह वो मुझे आजमाती है, सारे बाल बांधकर पीछे माथे पे छोटी सी बिंदी लगाती है, और लगता है जालिम मेरा कत्ल करके ही मानेगी, कि लगता है जालिम मेरा कत्ल करके ही मानेगी। एक तो आंखें दिखाती है, ऊपर से मुस्कुराती है। क्या बात है, वाह। तो दोनों फेस देखें साहब। तो साहब मोहब्बत
से थोड़ा सा ना अपन इस तरफ आते हैं। एक फेज आता है हर किसी की लाइफ में, हर किसी की ज़िंदगी में कहें, कि इंसान ना परेशान हो जाता है, इंसान बहुत डीमोटिवेटिंग फील करने लगता है। इंसान ये सवाल करता है अपने आप से कि ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, ये मेरे साथ ही क्यों होता है। और जो लोग ईश्वर में भरोसा रखते हैं वो ईश्वर से ज़रूर वार्तालाप इस बारे में करते हैं। तो मैंने कुछ उसी परेशान से आदमी के लिए कुछ लिखा था, जो मुझे नहीं लगता कि मैंने अभी तक कहीं पढ़ी है किसी मंच पे। तो इस कविता का नाम है खुदा से सवाल, खुदा से सवाल जवाब। थोड़ा सा सब्र लूंगा मैं आपका, और आप सुनिएगा बड़े गौर से कि एक आदमी है, और आप अच्छी बात यह है कि मैंने कोशिश करी है कि अगर मैं सवाल उठा रहा हूँ तो जवाब भी आगे से आएगा। तो खुदा का जवाब क्या हो सकता है वो भी मैंने इसमें डाला है। तो सुनिएगा कि कहा है कि आखिर क्यों, सवाल कि आखिर क्यों है ये जद्दोजहद, क्यों है आंखें बेजार मेरी, अपनी ख्वाहिशों का गुलाम हूं मैं या झूठी है सरकार मेरी, है किरदार मेरा क्यों संजीदा या जिंदगी है फनकार मेरी, मैं क्या सचमुच थोड़ा बुद्धू हूं या दिलरुबा है होशियार मेरी, बेजान से आशा पड़ा रहूं या लक्ष्य पे अपने अड़ा रहूं, या कर दूं बगावत अपनों से या साथ में सबके खड़ा रहूं, या आंख मूंद कर रो दूं मैं या होंठ भींच कर चिल्लाऊं, या बन जाऊं बैरागी में या पंछी बनकर उड़ जाऊं, मेरी चैन की नींदें कहां गई, कि मेरी चैन की नींदें कहां गई, है सांसें क्यों दुश्वार मेरी, कि बेजान से आशा पड़ा रहूं या लक्ष्य पे अपने अड़ा रहूं, या कर दूं बगावत अपनों से या साथ में सबके खड़ा रहूं, या आंख मूंद कर रो दूं मैं या होंठ भींच कर चिल्लाऊं, या बन जाऊं बैरागी में या पंछी बनकर उड़ जाऊं, मेरी चैन की नींदें कहां गईं, है सांसें क्यों दुश्वार मेरी, मैं ये भी करूं मैं वो भी करूं, सारी मेहनत बेकार मेरी, रहता हूं क्यों असमंजस में, हर बार ही क्यों है हार मेरी, मेरी नाव ये क्यों मझधार में है टूटी क्यों पतवार मेरी, है टूटी क्यों पतवार मेरी। क्या बात है। कि मेरी पलकें क्यों हैं थकी हुई, कि मेरी पलकें क्यों हैं थकी हुई, कि मेरी पलकें क्यों हैं थकी हुई, क्यों हाथ कांपते हैं मेरे, कि मेरी पलकें क्यों हैं थकी हुई, क्यों हाथ कांपते हैं मेरे, मैं क्यों खुद से ही डरता हूँ, क्यों दोस्त बेगाने हैं मेरे, मेरे दर्द का साथी कोई नहीं, राहों में अकेला फिरता हूँ, दो वक्त की रोटी कमाने को भूखा ही मेहनत करता हूँ, उम्मीदों से दबा हुआ सर पर है जिम्मेदारी क्यों, एक कदम उठाना मुश्किल है बोझ इतना भारी क्यों, मुझसे क्यों सफलता रूठी है, मुझसे क्यों सफलता रूठी है, क्यों पैसा मेरे पास नहीं, एक दिन मैं कुछ कर जाऊंगा मुझको ही क्यों विश्वास नहीं, कब तक आखिर ना बोलूं मैं, कब तक मैं खुद को समझाऊं, आखिर वो दिन कब आएगा फटे जूते अपने सिल पाऊं, क्यों जीना इतना मुश्किल है, कि क्यों जीना इतना मुश्किल है, मरना भी क्यों आसान नहीं, मैं क्यों खुद से ही अनजान हूं मैं, क्यों मेरी कोई पहचान नहीं, मेरे साथ ही ये क्यों होता है, कि मेरे साथ ही ये क्यों होता है किस्मत क्यों बीमार मेरी, मेरी चीखें तूने सुनी नहीं या धीमी रही पुकार मेरी, खुदा से पूछ रहे कि मेरे साथ ये क्यों होता है किस्मत क्यों बीमार मेरी, मेरी चीखें तूने सुनी नहीं या धीमी रही पुकार मेरी, मैं क्यों खुद को ललकार रहा, क्यों खुद से है तकरार मेरी, मेरी आवाज न तुझ तक पहुंची क्यों है, ऊंची क्यों दीवार तेरी है, ऊंची क्यों दीवार तेरी, आखिर क्यों, कि आखिर क्यों है इतने सवाल तेरे, कि आखिर क्यों है इतने सवाल तेरे, खुदा का जवाब है ये। परेशानियां हम अपनी ऐसी गिनाते हैं ना, जैसे मैंने अभी अपनी पिछली लाइंस में ऐसी सुनाते हैं हम परेशानियां, खुदा से भी लोगों से भी, तो खुदा का जवाब है ये कि आखिर क्यों है इतने सवाल तेरे, क्या सामने आया काल तेरे, मर तो नहीं रहे हो ना, मर गए नहीं ना, जिंदा हो ना अभी, तो आखिर क्यों हैं इतने सवाल तेरे, क्या सामने आया काल तेरे, जिससे तू परेशान होता है खुद के ही जंजाल तेरे, कोई तुम्हें परेशान नहीं कर रहा। किसी ने मुझे एक आदमी बता दीजिए जिसने आपको दुख दिया हो पूरी जिंदगी में, अगर आप थोड़ा अपने शांत होकर सोचेंगे, आपको किसी ने दुख नहीं दिया, आपको दुख देने वाले आप स्वयं, जिस इंसान को जो करना था वो करके 2 मिनट में चला गया।
ये आप हैं जो आज तक सोच रहे हैं, ये आप हैं जो आपके आज हाथ कांप रहे हैं, ये आप हैं जो अपने आप को तकलीफ अभी तक देते जा रहे हैं। एक अरसा बीत गया, वो इंसान करके चला गया कुछ। तो आखिर क्यों हैं इतने सवाल तेरे? क्या सामने आया काल तेरे जिससे तू परेशान होता है खुद के ही जंजाल तेरे? ये जितना तेरा परिश्रम है थोड़ा सा अभी भी कम है। तू साधारण इंसान नहीं इसलिए परीक्षा लेता हूं, कहीं पथ से भटक ना जाए तू। गम लाख तुझे मैं देता हूं, कल जिस जिसने इतिहास रचा। किसकी जिंदगी आसान रही? कहीं भूख रही, कहीं प्यास रही, सम्मान कभी उपहास रही। कुछ कभी खोल ये आंखें देख जरा, कितना कुछ तेरे पास में है। कितनों को रोटी मिली नहीं, कोई 2 बूंद की प्यास में है। चाहे जितना घबरा जाए तू, तुझको मैं रोने ना दूंगा। बिन खाए जितना जाग ले तू, भूखा मैं सोने ना दूंगा। और क्यों दोष मुझे तू देता है? मैंने तेरा बिगाड़ा क्या? कि क्यों दोष मुझे तू देता है? मैंने तेरा बिगाड़ा क्या? ये जन्म तेरा एक अवसर है, तुझे चाहिए कोई सहारा क्या? अरे तू परिंदा है गगन का, दूर जा सकता है तू। अगर कभी जो ठान ले सूरज बुझा सकता है तू, बुझाया है। जिसको आप भगवान मानते हैं हनुमान जी, उन्होंने बुझाया है सूरज। कह रहे तू परिंदा है गगन का, दूर जा सकता है तू। अगर कभी जो ठान ले सूरज बुझा सकता है तू। वाकिफ नहीं है क्या अभी अपनी उड़ान से? कि वाकिफ नहीं है क्या अभी अपनी उड़ान से? जो चाह ले दुनिया से उसकी नूर ला सकता है तू। कि अरे तू योद्धा अति बलशाली है, तलवार तेरी मतवाली है। श्री राम विराजे हैं तुझ में ही समाया बाली है। वीर भद्र का क्रोध भी तू ही शिव की जटा निराली है दशावतार सा रूप तेरा, तेरे साथ में चलती काली है। अरे मेरा सबसे खास है तू, कि मेरा सबसे खास है तू, फिर क्यों चिंताएं करता है? अगर भगवान पे भरोसा रखते हो, नहीं रखते, किसी पे भरोसा रखते हो तो डरते क्यों हो बाबू? किस चीज का डर है तुम्हें? कि अरे मेरा सबसे खास है तू, फिर क्यों चिंताएं करता है? हर बार ही मैं मुस्कुराता हूं जब याद मुझे तू करता है। मैं सब कुछ देखता रहता हूं, कि मैं सब कुछ देखता रहता हूं, तेरे मन में क्या क्या चलता है। बस भी कर दे अब बहुत हुआ ये जो नौटंकी करता है। कि अरे तू सुख की नींदें सोएगा। अगर ये सवाल जो मैंने इसमें बताए हैं उसमें से एक भी सवाल आपका है तो ये जवाब आपके लिए। कि अरे तू सुख की नींदें सोएगा, नहीं मेहनत ये बेकार तेरी। तेरी चीखें मुझ तक पहुंची हैं, नहीं धीमी रही पुकार तेरी। तू क्यों खुद पे चिल्लाता है, नहीं किस्मत है बीमार तेरी। तेरी नाव भले मझधार में पर टूटी नहीं पतवार तेरी, पर टूटी नहीं पतवार तेरी। शुक्रिया। क्या बात है, क्या बात है यार। ये सुन के ना दिल खुशी से लबरेज हो गया लबरेज हो गया। एक ना इससे मुझे एक चीज याद आई, ये बहुत बहुत खूब लिखा है। रोंगटे खड़े हुए क्या? बहुत। क्या बात कर रहे हैं? सीरियसली, मजाक भी नहीं। तो हमने ये कविता अपने उस दौर में लिखी थी क्योंकि हमारा शिक्षक, हमसे बड़ा तो कोई नहीं, हम ये जानते हैं, हमने सीखा है, ऑब्जर्व किया है, सब है। आपके अंदर, हम ब्रह्मास्त्र में अगर आप कहते तो साहब जो भी है आपके अंदर ही है, आप ही बता पाएंगे। दूसरा 1000 बातें बता जाएगा आपको, आप समझेंगे ही नहीं। आपने अगर खुद को समझा लिया बाबू तो जीत आपकी। गालिब साहब तो शेर पता कैसे लिखते थे? वो जब भी कोई शेर कहते थे तो एक अपने दुपट्टे में एक गांठ बांध लेते थे और उस गांठ से उन्हें याद आता था कि मेरा एक शेर ये वाला है। तो वो बोले कि बाजी चाहे अतफाल है दुनिया मेरे आगे। तो गालिब साहब समझाने लगे कि बाजी, अपनी बेगम को, कि बाजी चाहे अतफाल का मतलब होता है बच्चों के खेलने का मैदान। तो उनकी बेगम बोली, इतनी उर्दू तो हमें भी आती है हुजूर, बाजीचा का मतलब बगीचा, अल्फाज का मतलब बच्चे, अतफाल का मतलब बच्चे। तो फिर उन्होंने गजल कही कि बाजी चाहे अतफाल है दुनिया
मेरे आगे होता है शबो रोज, तमाशा मेरे आगे बाजी चाहे अतफाल है। ईमान मुझे रोके है जो खींचे है मुझे कुफ्र। कुफ्र का मतलब नास्तिकता। कि ईमान मुझे रोके है जो खींचे है मुझे कुफ्र। काबा मेरे पीछे है, कलीसा मेरे आगे बाजी चाहे अतफाल है। जैसे कि मैंने कहा गालिब साहब शराब बहुत पीते थे, नौकर रखते थे तो शराब पी रहे थे इतनी गुर्बत के बावजूद भी, और शराब की बोतल में खत्म होगी तो पीछे से कोई आवाज आई कि कोई बोतलों की आवाज आई, तो पता चला उनका जो नौकर है वो बोतलें बटोर रहा है शराब की। तो गालिब साहब ने सवाल किया कि अरे जरा देखो किसी बोतल में कोई शराब का कतरा बचा है क्या। तो नौकर ने जवाब दिया, हुजूर जिस बोतल से आप पिए उसमें कभी कोई कतरा बच सकता है क्या। क्या बात है। तो जुम्बिश का मतलब होता है ताकत। तो शेर है कि गो हाथ को जुम्बिश नहीं, आँखों में तो दम है। हाथों में ताकत नहीं है लेकिन आंखें खुली हुई है ना। कि गो हाथ को जुम्बिश नहीं, आँखों में तो दम है। रहने दो अभी सागरो मीना मेरे आगे बाजी चाहे अतफाल है। दुनिया मेरे आगे होता है शबो रोज, तमाशा मेरे आगे बाजी चाहे अतफाल है। बड़ी प्यारी और लंबी गजल है। जॉन एलियस करके एक शायर है। जॉन एलियस आपकी एक गजल है, उसका एक शेर है कि यूं जो तकता है आसमान को तू, कोई रहता है आसमान में क्या। 2 लाइन की ये बात है। तो कितने आसान भाषा में उन्होंने कह दिया कि यूं जो तकता है आसमान को तू, कोई रहता है आसमान में क्या। और ये मुझे चैन क्यों नहीं पड़ता, कि ये मुझे चैन क्यों नहीं पड़ता। एक ही शख्स था जहान में क्या, कि मेरी हर बात बेअसर ही रही, मेरी हर बात बेअसर ही रही। नुक्स है कुछ मेरे बयान में क्या, और मुझको तो कोई टोकता भी नहीं, मुझको तो कोई टोकता भी नहीं। यही होता है खानदान में क्या। बाली जो है उसके अंदर एक शक्ति थी कि वो आपका आधा बल ले लेता था, और ये काबिलियत आज भी आपके हर इंसान के अंदर है।
कि सामने वाले का आधा बल खींच लेना। और ऐसी कुछ और काबिलियतें हैं जो हमें हमारे पूर्वजों से मिली हैं। तो मैंने आज के इंसान को अपने पूर्वजों से कुछ इस तरह जोड़ने की कोशिश करी है कि वो बंदा है, वो आईने के सामने खड़ा है और जो आईने में उसका प्रतिबिंब है वो उससे बात कर रहा है। रिफ्लेक्शन। अच्छा, जो वो बता रहा है, वो काबिलियतें हैं, वो जो भी बातें बता रहा है, वो उस आईने की प्रतिबिंब या रिफ्लेक्शन की थोड़ी है। वो काबिलियतें हैं, वो बातें हैं, वो तो इस इंसान की है ना जो इस तरफ खड़ा हुआ है। तो इस कविता का शीर्षक ही है प्रतिबिंब। तो कहा है कि तू जाने क्या मैं कौन हूं, तू जाने क्या मैं कौन हूं, रहता जो मैं यूं मौन हूं, तू आघात क्या देगा मुझे, तू जाने क्या मैं कौन हूं। मैं वो हूं जो ये स्वीकार करता है, जी सके जो एक बार तो बार बार मरता है, हुंकार से अपनी मुझे तू क्या डराता है। मैं वो हूं जो काले पे प्रहार करता है, रहूं जो रक्त रंजित में, करूं शक्ति जो संचित में, मैं मृत्यु को भी टाल दूं, नहीं माया से वंचित मैं, तुझे कितने प्रमाण दूं, कहे तो आसमान दूं, भले रहता मैं मौन हूं, तू जाने क्या मैं कौन हूं, तू जाने क्या मैं कौन हूं। तो मैं वो हूं जो सूर्य को प्रकाश देता है, स्वावलंबन जो मुझे आकाश देता है, चाहूं जो मैं चांद को छींके पे टांग दूं, बाजुओं का बल मुझे कैलाश देता है, काले का हूं क्रोध में संजीवनी का स्रोत में, कुंडल हूं मैं ही कर्ण का हूं अंब का प्रतिशोध में, तू कल कहे मैं आज दूं, संगीत को मैं साज दूं, ये सृष्टि देखे उस तरफ मैं जिस तरफ आवाज दूं, तुझे कितने प्रमाण दूं, कहे तो आसमान दूं, भले रहता मैं मौन हूं, तू जाने क्या मैं कौन हूं, तू जाने क्या मैं कौन हूं। ये प्रतिबिंब कह रहा। एक मुनि हुए थे अगस्त्य, जिन्होंने गंगा और सागर दोनों पी लिए थे। तो कहा है कि मैं वो समक्ष जिसके सागर प्याला है, तेज से जिसके विश्व में उजाला है, मैं चाहूं जो गिरिराज को उंगली पे धार लूं, मैं वो जिसने कर लंका का विध्वंस डाला है, ब्रह्मा ने जन्मा है मुझे विष्णु ने पाला है, कि ब्रह्मा ने जन्मा है मुझे विष्णु ने पाला है, विस्मृत जो मैं हुआ मुझे शिव ने संभाला है, हूँ दिग्विजय दिगंत में, हूँ साधु में ही संत में, यमराज का मैं दंड हूँ इस तरह प्रचंड में, अनुलोम में विलोम में, जिह्वा से करूँ हूँ मैं, गालिब भी अंदर है मेरे, हूँ एलिया जौन में, पुकारे जो मैं भारती। कि तुम देश प्रेमी भी हो, कि पुकारे जो मैं भारती, मैं काल को निकाल दूं, निकाल के यूं काल से मैं काल को भी काल दूं, है काल भय भीत मुझसे मैं रूप जो विकराल लूं, मैं प्राण त्यों ही हरूं ज्यों कालिका है मारती, अरे कौन मारेगा मुझे है कृष्ण मेरे सारथी, तू कल कहे मैं आज दूं, संगीत को मैं साज दूं, ये सृष्टि देखे उस तरफ मैं जिस तरफ आवाज दूं, तुझे कितने प्रमाण दूं, कहे तो आसमान दूं, भले रहता मैं मौन हूं, तू जाने कौन मैं कौन, तू जाने क्या मैं कौन हूं, तू जाने क्या मैं कौन हूं। क्या बात है। तो बहुत कुछ सीखने को बाबू। सही बात है। और लेखन की ये सबसे बड़ी अच्छी चीज रही है कि जावेद अख्तर साहब एक बात उन्होंने कहीं कही थी कि जब आप कहते हैं ना, अपने लोगों को कहते सुना होगा एक बात बोलने के बाद, यू नो व्हाट आई मीन, ये सुना होगा आपने, यू नो व्हाट आई मीन। तो इट मीन्स कि आपके पास शब्दों की कमी है, आपके पास शब्द नहीं है, क्योंकि अगर आपको अपना मतलब समझाने के लिए शब्द ये कहना पड़ रहा है, यू नो व्हाट आई मीन, तो इट मीन्स दैट यू डोंट हैव वर्ड्स। इफ यू हैव वर्ड्स, आपके शब्द ही इतना कुछ कह जाएंगे कि आपको समझाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और इस कविता से शायद मैंने वो कोशिश करी है कि आप समझ पाएँ, अगर आप समझदार हैं, और समझदार बनने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं लगता, बस शांत होना पड़ता है थोड़ी देर। तो मेरा शायरों से एक सवाल है। हाँ जी। कि एक अनकही दास्तां को कोहराम कह दिया, कि एक अनकही दास्तां को कोहराम लिख दिया, कभी छुपने लगे अल्फाजों के पीछे तो कभी सरेआम कह दिया, और क्या जायज था उसे जन्नत की हूर लिख देना, कि क्या जायज था उसे जन्नत की हूर लिख देना। गुलाब लिख दिया उसके होठों को, बदन को गुलफाम लिख दिया। क्या बात है। कि उसने जुल्फ क्या लहराई, तुमने सावन बरसा दिया, उसने जुल्फ क्या लहराई, तुमने सावन बरसा दिया।
उसने काजल क्या लगाया तुमने कातिल बना दिया। जान कह दिया मुनाफिक तिरछी निगाहों को। मुनाफिक का मतलब होता है बेवफा, या मतलब ऐसा जो आपके साथ धोखा कर दे। कि उसने जुल्फ क्या लहराई तुमने सावन बरसा दिया। उसने काजल क्या लगाया तुमने कातिल बना दिया। जान कह दिया जाम कह दिया मुनाफिक तिरछी निगाहों को। खामखा एक आशिक को बातिल बना दिया। क्या बात है, क्या बात है। कि तुम्हें मालूम कैसे है कि था वो चांद का टुकड़ा, जो लिख दिया तुमने उसे किसी गीत का मुखड़ा। बाग बगीचे पेड़ पौधे पत्तियां उसकी तारीफ में कुछ नहीं छोड़ा जनाब ने। कभी एक नजर ही डाल लेते जहां मेरा चमन था उजड़ा। जो सेज सजा ली मैंने, जो सेज सजा ली, मतलब मैं यहाँ पे इंगित करना चाहता हूँ कि सबकी अपनी अपनी ख्वाहिशें होती हैं और अपने हम सफ़र के साथ हम बिस्तर होना किसी के लिए बहुत पवित्र चीज़ है। और अक्सर इस बात को बहुत ही गलत तरीके से लिया जाता है कि लड़के तो इसी के पीछे हैं। जो सेज सजा ली मैंने तो इंतज़ाम लिख दिया। चार कंधे उधार मांगे। जो सेज सजा ली मैंने तो इंतज़ाम लिख दिया। चार कंधे उधार मांगे तो इंतकाम लिख दिया। क्या जायज़ था उसे मेरे सपनों की शहजादी लिख देना। और मैं तालियां चाहता हूं इस पॉडकास्ट पे आपकी इस आखिरी लाइन पे कि जो सेज सजा ली मैंने तो इंतज़ाम लिख दिया। चार कंधे उधार मांगे तो इंतकाम लिख दिया। क्या जायज़ था उसे मेरे सपनों की शहजादी लिख देना। उसने शौहर लिख दिया रकीब को, मुझे गुमनाम लिख दिया। क्या बात है, क्या बात है। हम भी तो थे। क्या बात है। उसने शौहर लिख दिया रकीब को, मुझे गुमनाम लिख दिया। कभी कलम से पूछा है तुमने कि ये वो लिखना चाहती भी हैं जो तुम कहना चाहते हो। मतलब जो तुम लिख रहे हो, तुम्हारा ज़मीर गवारा देता है कि तुम लिख पाओगे वो। कि जो कभी कलम से पूछा है तुमने ये वो लिखना चाहती भी हैं जो तुम कहना चाहते हो। अच्छा एक बात बताओ, ये दरारें कैसे भरी तुमने जो भर दे उस गहरे सुराख को, वो मिट्टी कहाँ से लाए हो। सावन जुल्फें खोलने से नहीं, आंखों से बरसता है। और जो दिखता नहीं है जख्म, वो दर्द बहुत करता है। मैं रोज गिड़गिड़ाता हूं, मैं रोज गिड़गिड़ाता हूं, दर्द में छटपटाता हूं, हर रात बिखर जाता हूं, सुबह फिर संभल जाता हूं। क्यों? क्योंकि मर्द हूं ना। मर्द मजबूत होते हैं। नहीं 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 नहीं, रोना नहीं। बच्चे हो क्या? देखो कैसे, देखियो लड़कियों की तरह रोता है। आओ मेरे साथ, आओ मेरे साथ, देखते हैं कितना दूर चल पाओगे। जब मेरी पीड़ा देखी नहीं तुमने तो तुम कैसे लिख पाओगे। ये वो कुछ निशान बाकी रह गए जो तोहफे हैं सनम के। ये कुछ निशान बाकी रह गए जो तोहफे हैं सनम के, जिसे बड़े प्यार से संजोया था उस टूटे हुए भरम के। उंगलियों पर मेरी ये घाव देख रहे हो, देखो उंगलियों पर मेरी ये घाव देख रहे हो। कुछ खास नहीं जनाब ये जख्म कलम के। ज्यादा नहीं पूछूंगा, बस एक आखिरी सवाल। ज्यादा नहीं पूछूंगा, बस एक आखिरी सवाल कि शायर की कब्र है। सुनना, कि शायर की कब्र है, इस पर मेरा क्यों नाम लिख दिया। और लिख दिया तो लिख दिया, फकत बदनाम लिख दिया। और एक ही तो दवा थी जहां मैं इस एक मर्ज की, और एक ही तो दवा थी जहां मैं इस एक मर्ज की। कमबख्त तो तुमने तो उसे भी हराम लिख दिया। क्या बात है, क्या बात है। एक अनकही दास्तां को हराम लिख दिया। जब छुपने लगे अल्फाजों के पीछे तो कभी सरेआम लिख दिया। क्या जायज़ था उसे जन्नत की कोई हूर लिख देना। गुलाब लिख दिया उसके होठों को, बदन को गुलफाम लिख दिया। I'm speechless, honestly, just speechless.
और मेरी कुछ ऐसी शायरियाँ, मेरे कुछ ऐसे कविताएं हैं जिनके बाद, सुनने के बाद अगर किसी ने ताली बजा दी, मतलब मेरी कविता फेल है। अगर उसने आपको खामोश कर दिया, मेरी कविता पास। आई थिंक आपको तो जवाब मिल ही चुका है फिर। मैं लाइन भूल गया मैं क्या कहने वाला था। तो एक अच्छे आदमी के साथ जैसे आपने जिक्र किया इस बात का कि शायरों से एक सवाल है, तो मेरे से भी किसी ने एक सवाल उठाया था कि एक होता है ना कि आप जिसके साथ हो, अब जैसे मैं एक बहुत ही ओवरली रोमांटिक बंदा हूँ, ठीक है, सामने वाला जरूरी नहीं है वैसा हो, लेकिन एक थोड़ी सी एक आशा, एक्सपेक्टेशंस, उम्मीद एक होती है ना कि यार सामने वाला भी थोड़ा सा उस चीज को वैलिडेट करे या थोड़ा सा आपको रिप्लाई दे उस चीज का, आप जितना रोमांस आप कन्वे कर रहे हो उसका कोई जवाब है। तो एक वो ऐसा समा था कि उसका कोई जवाब नहीं था, आज भी नहीं है शायद। तो उसने मुझे एक बार ऐसा पूछा, कहती है कि ये जो भी तुम लिखते हो शायराना अंदाज में, क्यों लिखते हो? राइट। तो मैंने उस पे उसको एक रिप्लाई दिया था, और ये दिस वाज अ मोमेंट कि मैंने उससे पहले कुछ लिखा नहीं था एट ऑल। दिस वाज अ वेरी मिर्जा गालिब वाला मोमेंट, जब ज़ौक, बहादुर शाह जफर और गालिब साहब जब बैठे हुए थे, जो गालिब साहब ने गजल के नाम पे जो सुना दी थी बिना लिखे, तो ये वही था। हाँ, वो था कि मैं जो उसको सुनाया था वो काफ़ी सिमिलर था, बट बाद में मैंने इसको काफ़ी एडिट वगैरह अपने हिसाब से किया है। तो मैं उसकी आंखों में आंखें डाल के मैं बोला, मैं कहा कि यूं ही लिख रहा हूँ अंदाज कुछ अपने, हाय हाय, यूं ही कुछ लिख रहा हूँ अंदाज कुछ अपने, बिन सोचे या समझे कि ले जाऊंगा कुछ साथ अपने। कि यूं ही लिख रहा हूँ अंदाज कुछ अपने, बिन सोचे या समझे कि ले जाऊंगा कुछ साथ अपने, चलती हुई सांसों में सिर्फ तेरा ही नाम होगा, चलती हुई सांसों में सिर्फ तेरा ही नाम होगा, और रुकी हुई सांसों में एक अलग ही अंदाज होगा। यूं ही लिख रहा हूं क्योंकि यूं ही भी लिखी हुई ही रह जाएगी, वक्त की कदर कर रहा हूं क्योंकि ये मेरी कदर मेरी कब्र में ही रह जाएगी। इस जिंदगी के सफर पर निकला हूं तेरा ही हाथ पकड़ के, तू जहां ले चलेगा वहां चल पड़ूंगा एक सवारी बन के। खुदा से दुआ करूंगा कि मेरे हर सफर में तू मेरा हमसफर बन जाए। इस खिड़की से बाहर देखूंगा कि एक प्यारी सी जगह मिल जाए, जहां पे मैं उतर के तेरे साथ एक छोटा सा घर बनाऊं, एक छोटा सा परिवार बनाऊं। फिर बात तो वही आती है, क्यों? क्योंकि यूं ही लिख रहा हूं अंदाज कुछ अपने, बिन सोचे या समझे कि ले जाऊंगा कुछ साथ अपने, कि चलती हुई सांसों में सिर्फ तेरा ही नाम होगा, और रुकी हुई सांसों में एक अलग ही अंदाज होगा। हम सोचते नहीं ना प्यार करने से पहले किसी से? दिल नहीं सोचता सर, दिल के पास दिमाग नहीं होता। दिल एक बहुत अलग चीज है, जिसको समझना एक बहुत ही बड़ा टास्क है। कुछ लोगों की दिल बड़ी, मुझे समझ नहीं आता लोग दिल से सोच कैसे सकते हैं। वो काम दिमाग का है भाई, जिसका काम है। हमारी ना उसमें एक जो हमारी फिल्म मेकिंग लाइन है, तो उसमें एक लाइन यूज़ करी जाती है एज अ स्लैंग कि हर बंदा डायरेक्टर बनना चाहता है। कि मतलब तुम हो एक्टर, देखा है ये हो एक्टर, लेकिन तुम बताओगे यार ये लाइट थोड़ी सही नहीं है, यार ये थोड़ा ये शॉट सही नहीं आया। तो वो डायरेक्टर का काम है, तुम डायरेक्टर को करने दो ना। तो लाइटमैन का काम है ना भाई, तो लाइटमैन को करने दो। तुम्हारा काम क्या है? एक्टिंग है, तुम एक्टिंग करो। तो हम यही गलती करते हैं कि दिल को सोचने के लिए बोलते हैं। नहीं, तुम दिमाग को बोलो सोचने के लिए बाबू, दिल को अपना काम करने दो कि जिंदा रहने के लिए। अब तुम दूसरे आदमी को किसी काम दोगे तो काम तो बिगड़ेगा ना भाई। मुझे उससे याद आया कि हर बंदा डायरेक्टर बनना चाहता है। हाँ। और हर बच्चा बचपन से बाप बनना चाहता है। तो मैं भी मैंने गालिब साहब को आपको बहुत सुनाया, गालिब साहब के किस्से भी सुनाए। एक जनाब है थे,
और उनका तारुफ मैं आपसे करवाऊंगा इस शेर से कि वो कहते थे कि मेरा नाम जॉन एलिया है, मेरा नाम जॉन एलिया है, इसका बड़ा लिहाज कीजिएगा। तुम जानते हो तुम किससे मिल रहे हो, हैं? वो वाली कहानी। और क्या लिखते थे भाई, एक शेर है उनका कि जो खा जाता है, मतलब आप इंटेलेक्चुअल अगर है ना तो आपको अंदर से निचोड़ देगा कि वो बातें खा गई मुझको, वो बातें खा गई मुझको, जो बातें पी गया था मैं। एक और शेर है उनका कि आप मुझसे, और मतलब तरीका भाई, मतलब यार वो शायर, वो ऐसा शायर है। उनके परिवार से आप आज बात करेंगे ना, उनका परिवार जिंदा है, उनकी बीवी बच्चे जिंदा हैं, तो उनके लिए वो मायने नहीं रखते। उनके लिए बहुत नाकारा किस्म के इंसान है वो, क्योंकि उन्होंने अपनी सिर्फ कविताओं को पूरा जीवन समर्पित कर दिया, उन्होंने कुछ नहीं किया। तो ही इज अ बैड फादर, ही इज अ बैड हस्बैंड अकॉर्डिंग टू देम। अकॉर्डिंग टू देम। सर पीटता है वो, सिगरेट पीता है, सिगरेट पीता है, सर पीटता है बीच मुशायरे में। शेर पढ़ते पढ़ते उठ के चला जाएगा, रोएगा, बाल बिखरे होंगे उसके, आप उसकी शक्ल देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कंकाल। और मिजाजी कैसे कि उनके ना किसी दोस्त की तो शादी थी, और जिस टाइम के जॉन एलिया हैं उसी टाइम के शायद अहमद फराज हैं, शायद अहमद फराज हैं। और जिंदा दिल आदमी ऐसे कि एक ना किसी दोस्त की शादी या कुछ तो भी फंक्शन था, और ये दोनों राइवल, और अहमद फराज बहुत जिंदा दिल आदमी, मतलब हसीनाओं के मरती थी हसीनाएं उन पे, जॉन एलिया पे कुछ लोग मरते थे। तो वहाँ पे अहमद फराज भी आने वाले थे उस फंक्शन में, और उनका एक दोस्त था बहुत करीबी, ये है 60 साल के आसपास, 55-60 साल के आसपास, आई थिंक सो। और उनका जो दोस्त है 20-25 साल का। तो मान लीजिए उस दोस्त का नाम है नदीम। तो बोलते ऐसे थे, नदीम आज फराज को नॉकआउट करना है, आज फराज को नॉकआउट करना है। इस आदमी ने 10 साल लिखा नहीं, मालूम है आपको, 10 साल इसने लिखना ही छोड़ दी, शराब पीता था बस। और यहीं के हैं अपने हिंदुस्तान में, अमरोहा के हैं। उसके पार्टीशन के टाइम पे पाकिस्तान चले गए थे। तो आज फराज को नॉकआउट करना है आज। तो गए, और जैसे ही वहाँ पे घुसे, सामने अहमद फराज खड़े हैं, एक हाथ में एक नाज़नीन, दूसरे हाथ के कंधे पे दूसरी नाज़नीन। अब सोचो कैसा आदमी। गया, अहमद फराज से राइवलरी है, गया और जाके बोला, अहमद फराज से बात नहीं करी, बोले जो नाज़नीन थी, बोले मैं प्यार तो तुमसे करता हूँ लेकिन निकाह तुमसे करूँगा, चले गए। उनके दोस्तों ने अकेला नहीं छोड़ते थे, क्योंकि उन्हें पता था कहीं भी निकल जाएगा आदमी। तो एक दिन सुला दिया, सो गए। थोड़ी देर बाद दोस्त उठा, भाई गायब आदमी, पता ही नहीं कहाँ गया, ऐसे थे। और अगर आपको जॉन एलिया से मिलना हो तो पता क्या बोला जाता था उनके लिए, बोले यार जॉन एलिया साहब से मिलना है, कहाँ मिलेंगे? बोले वो कराची का वो वाला चौराहा देखा आपने? बोले हाँ। बोले उसके पास ना एक पंचर की दुकान है, उसके पीछे पंप है, पंप का एक वो है, वहां पे पंप के पाइप पे बैठे हुए मिलेंगे। और लिखते ये थे कि कितने ऐश से, मतलब ये उनकी गजल है जो उन्होंने कही है कि कितने ऐश उड़ाते होंगे, एटीट्यूड देखो, कितने ऐश उड़ाते होंगे, कितने इतराते होंगे, कितने ऐश उड़ाते होंगे, कितने इतराते होंगे, जाने कैसे लोग वो होंगे जो उसको भाते होंगे, उसकी याद की बादे सबा में, बादे सबा मतलब सुबह की हवा, कि उसकी याद की बादे सबा में
और तो क्या होता होगा, यूं ही मेरे बाल हैं बिखरे और बिखर जाते होंगे। शाम हुए खुशबाश यहाँ के मेरे पास आ जाते हैं। जो लोग खुश रहते हैं ना, खुशबाश कहते हैं कि शाम हुए खुशबाश यहाँ के मेरे पास आ जाते हैं, मेरे बुझने का नज़ारा करने आ जाते होंगे। और शेर सुनिए कि वो जो ना आने वाला है ना, वो जो ना आने वाला है ना, उससे हमको मतलब था। वो जो ना आने वाला है ना, उससे हमको मतलब था। आने वाले से क्या मतलब, आते हैं आते होंगे। बंद रहे जिनका दरवाजा ऐसे घरों की मत पूछो। बंद रहे जिनका दरवाजा ऐसे घरों की मत पूछो। दीवारें गिर जाती होंगी, आंगन रह जाते होंगे। मेरी सांस उखड़ते ही सब बैन करेंगे रोएंगे। जो बात हम कर रहे थे, बैन मतलब शोक, कि मेरी सांस उखड़ते ही सब बैन करेंगे रोएंगे। अब समझिएगा कि मेरी सांस उखड़ते ही सब बैन करेंगे रोएंगे, यानी मेरे बाद भी यानी सांस लिए जाते होंगे। कोई तुम्हारे मरने से नहीं मरेगा। यारो कुछ तो हाल सुनाओ उसकी कयामत बाहों का। यारो कुछ तो हाल सुनाओ उनकी कयामत बाहों का। वो जो सिमटते होंगे उनमें, वो तो मर जाते होंगे। क्या बात है, क्या बात है। तो ये जो ने लिया है, मजेदार, काफी, बेहद। अब जैसे ये जो हम मुशायरा कर रहे हैं, फिर ये जो शायरी का भी जो दौर चल रहा है, ये बहुत ही एक, क्या कहते हैं उसे, बेपनाह है, या इसकी कोई सीमा नहीं है। हाँ तो बेपनाह ही हुआ। बेपनाह है और बेहद है। बेहद, हाँ बेहद है, मतलब इसकी कोई हद नहीं है। और अगर इसको अंग्रेजी भाषा का अगर सहारा लेते हुए कहें तो ये बड़ा ही एंडलेस है। आए हाय हाय हाय, वाह वाह, क्या बात कर दी साहब। और हम जिस जगह पे फिलहाल मौजूद हैं, थोड़ा बताएंगे आप इस जगह के बारे में? तो साहब ये जिस जगह पे हम बैठे, वैसे जो हमने पीछे देख, मतलब जो आपको पीछे बैकग्राउंड दिख रहा है, हमने सोचा था हम आपसे झूठ बोलेंगे। हम इटली में शूट कर रहे हैं। तो लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ ये बात सच है कि हम आपसे इनका झूठ चेहरा बोलने हमारा वाले चेहरा थे। देख के लगता है आपको हम इटली में शूट कर रहे होंगे। नहीं, ये बात सच है कि हम आपसे बोलने लगे थे कि हम इटली में शूट कर रहे हैं, बट हम इटली में नहीं है, हम गोवा में ही हैं। और गोवा में साहब एक जगह है, हमारे बहुत ही प्यारे मित्र हैं, भाई कह लीजिए, इंदौरी हैं। और इंदौर की तो जबान में बिल्कुल गोलगप्पा, मिठास और छप्पन चौपन, समझ रहे हो, सेक्सी माहौल है। तो हमारे एक मित्र हैं भाई, हाँ, मुस्तफ़ा। उनका पूरा नाम क्या है? साहब उनका पूरा नाम मैंने कभी पूछा ही नहीं। हमारे प्रिय मित्र हैं, उनका पूरा नाम नहीं पता। हाँ तो जरूरी थोड़े ना, जिनसे आप प्यार करते हो उनके बारे में सब जानना जरूरी हो। उनकी थोड़ी सी प्रेजेंस ही काफी। तो भाई वो किसी और की बेगम हो है। अच्छा। तो हमारे मुस्तफ़ा भाई भी, मुस्तफ़ा भाई एक हॉस्टल चलाते हैं। इसे हॉस्टल ना कह करके इसे कहेंगे एक जगह जिस पे आप ना बड़े खुश होंगे आके। एंडलेस नाम, एंडलेस ब्लूज, एंडलेस ब्लूज, एंडलेस ब्लू, एंडलेस ब्लूज हॉस्टल का नाम है। तो ये वो जगह है, ये जगह बहुत ही शांत है। आप जब कभी भी गोवा आए, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, लोकेशन भी मिल जाएगी, ज़्यादा होगा तो फ़ोन नंबर भी डाल देंगे भाई का। तो ये उन्होंने हमें ये जगह दी है और उनके रहमो करम से हम ये पॉडकास्ट आप तक पहुंचा पा रहे हैं। और बहुत ही मैं तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ हमें ये मौका देने का, यहाँ पे शूट करने का, बिकॉज इट्स अ ग्रेट प्लेस एंड आई सजेस्ट एवरीवन टू कम हियर, हैव अ piece of your traveling, have a good time over here. It's a great hostel and this is right at the Anjuna Vagator area in Goa. So this is the best place to start and end your night, I would say. We do have more than of 20 beds.
डॉम्स भी मिलेंगे आपको, टेंट भी मिलेगा, प्राइवेट स्पेस भी मिलेगा। आप यहाँ पे आके अगर आप संगीतकार हैं, सिंगर हैं, तो आपको एक स्टेज भी दिया जाएगा। यू कैन परफॉर्म हियर, यू कैन एंजॉय योर ओन नाइट। यहाँ पे बतख भी है। हाँ बतख भी है, बतखे हैं मतलब। बतखें हैं, और बतख की एक बड़ी कहानी। कौन सी कहानी? वो शेर वाली है? प्यारी। अच्छा नहीं 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 वो लोग ना अनसब्सक्राइब कर देंगे। सही। अरे क्या बात है, अंकित और मनन का मुशायरा अनसब्सक्राइब। घंटा अलग से बजा के जाएंगे। बेल आइकन एक वो गाना नहीं है, कौन सा है जिसमें वो हर डीजे घंटा बजाता रहता है उसमें है? भाई तू बड़े गाने सुनता है। दुनिया ने हमको दिया क्या, टन टन टन। दुनिया ने हमसे लिया क्या, टन टन टन। यार बंद कर दो यार, एक घंटा बजाना जब बहुत एक वो हर्ष बेनीवाल का एक वो आता है ना, तो तेरी माँ की टन। तेरी बैंड की टन। भाई पॉडकास्ट बहुत गलत उसमें जा रहा है ना। एक तो ये आजकल ये गाना नहीं चल रहा है, ये एनिमल का चना 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 चना, उसका नाम है कुछ ऐसा क्या, जमा कुडू, जमा कुडू, पता नहीं क्या है, कुछ ऐसा ही है। वो देखो भाई ये गाना चुभने लगा है कान। अब नहीं सुना। बट दिस सॉन्ग इज फार बेटर देन कच्चा बादाम, नो ऑफेंस भाई। आज तक जिंदगी का सबसे और एक वो बच्चा जो था ना भाई, जाने मेरी जाने मन बचपन का। अबे यार सर मैं हिस्ट्री का आपको एक ऐसा गाना सुनाता हूँ ना कि आपने उस गाने की अगली लाइन अगर सुनी हो, मैं आपको 5 रुपए नाम में दूंगा। अच्छा उस गाने का नाम क्या है? तेरी मेरी मेरी तेरी, तेरी मेरी कहानी। इसके आगे का गाना ही नहीं सुना किसी ने। रानू मंडल जी। ओ अच्छा। यार एक और तेरी मेरी से याद आया था, एक गाना था तेरी मेरी से। हाँ, अगर इसके आगे की लाइन आप कंप्लीट कर पाए तो मैं आपको 5 रुपए दूंगा। आज होता है तेरी मेरी मेरी तेरी। क्या नहीं सुना है गाना पहले? क्या बात कर रहा है यार, मैं नहीं सुना। तो हमारे हॉस्टल टाइम में बड़ा फेमस हुआ था। ऐसे गंदे गाने नहीं सुनता मैं। ना बांस की बंसरी ना सोने का सरिया। कुछ याद आया? यार कहाँ ले जा रहे हो यार? तेरी मेरी से याद आया था। यहाँ आ जाए वापस। हाँ यहाँ आते वापस। सो बहुत ही एक अच्छा सा एक माहौल बना हुआ है। हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि पॉडकास्ट हमारा इतनी देर तक चलेगा, बट वी डिड फनी में आ गए तो फनी वाली सुना दे। हाँ वो गणित वाली। गणित हाँ जरूर, गणित वाली। क्या बात है। लेकिन वो इंटरेस्टिंग है, वो फनी नहीं है। हाँ तो मतलब ऐसा है कि मतलब वो दिलचस्प है। हाँ दिलचस्प है, लोगों को मजा आएगा। तो साहब ऐसा हुआ था कि हमारी ना बचपन में हमको किसी से मोहब्बत हुई और हमने उनको बहुत समझाने की कोशिश करी कि भाई समझ जाओ। ये 4th-5वीं क्लास की बात। बहुत समझाने की कोशिश करी, बाबू समझ जाओ, समझी नहीं। बहुत मनाया, मानी नहीं कि बाबू हमारे दिमाग में बस जाओ, हमें बसा लो। उन्हें समझ में नहीं आई। तो वो जो पहली माशूका थी हमारी, उसको बहुत समझाया हमने, मानी नहीं। वो थी गणित, मैथमेटिक्स। मैं आपको सच्ची कहानी बता रहा हूँ। मैथमेटिशियन। मैथमेटिशियन तो वो हो गया ना जो अच्छा जानता है, तो हम थोड़े अच्छे थे। तो वो गणित थी, उसका नाम गणित था। किताब, गणित की किताब, मैथमेटिक्स, गणित। अच्छा पहला प्यार था वो हमारा। अच्छा मैथमेटिक्स पहला प्यार था। हाँ, अच्छा जो हमारे समझ में आई नहीं कभी। तो हमारे समझ में कभी नहीं आई। तो उनको बहुत समझाने की कोशिश करी, तो ठीक है नहीं समझ आए। इसके वक्त हाँ मैं आपको एक चीज़ बता रहा था। मैं जब 10वीं क्लास में था ना, तो उसमें ना एक हिंदी मीडियम से हुआ, तो उसमें एक चैप्टर था त्रिकोणमिति, जिसे ट्रिग्नोमेट्रिक्स कहते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक्स भाई ऐसी बला थी, मुझे समझ ही नहीं आता इसका करूं क्या। साइन थीटा कॉस ये समझ ही नहीं आता। तो मैंने सच में जितने भी चैप्टर उस मेरी गणित की किताब में सबको मैंने इकट्ठा किया, मैंने स्टेपल कर दिया, मैंने पढ़ी ही नहीं। मैं कुछ और लिख के आऊँ पेपर, मुझे नहीं पता क्या लिख के आऊँ सवालों में। और सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि घंटा भर वो करो हिसाब किताब, उसके बाद आंसर आता था 0।
ऐसा थोड़ी होता है यार, जीरो ही करवाना तो पहले बता देते, सीधा जीरो लिख देते, इतनी मेहनत क्यों कराई हमसे, गलत है ना। तो ये तो वही बात होगी, चने के झाड़ पे चढ़ा के नीचे से हिला दिया। तो बाबा फिर ये गणित का सीन हुआ, फिर और हम आगे बढ़े, एक और माशुका हमें मिली, उसको भी हमने, ये असली वाली माशुका थी, एकदम ह्यूमन बीइंग, दिल धड़कता था, दिमाग था। तो हम उनसे भी मिले और उनको भी बहुत समझाया, वो भी नहीं माने, वो भी नहीं समझे। तो उस गणित वाली माशुका और इनको मिलाकर के हमने एक कविता बनाई है, जो हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं। देखिए आपको जैसा भी उसमें समझ में आए। इरशाद। तो कहा है कि उसकी बातें जैसे साइन थीटा कॉस थीटा। उसकी बातें जैसे साइन थीटा कॉस थीटा। कॉस थीटा, क्या बात। हमको वो भी समझ नहीं आता, हमको ये भी समझ नहीं है, ऊपर से जाता था कि उसकी बातें जैसे साइन थीटा कॉस थीटा, और हर लफ्ज सुना मैंने उसका जैसे अल्फा गामा बीटा, कि ना जाने कब बातों बातों में मुझको वो एक बात बता गई, मैं अंडर रूट सा बैठ गया और वो 3 की घात लगा गई। 3 की घात समझते हैं आप, स्क्वायर और क्यूब, कि उसकी बातें जैसे साइन थीटा कॉस थीटा, और हर लफ्ज सुना मैंने उसका जैसे अल्फा गामा बीटा, कि ना जाने कब बातों बातों में मुझको वो एक बात बता गई, मैं अंडर रूट सा बैठ गया और वो 3 की घात लगा गई, कि मैं फिर भी 2 दूनी 4 रहा, मैं फिर भी 2 दूनी 4 रहा, वो 2 2 जा 4 सी बदल गई। मैंने ब्रैकेट लगाकर रोकना चाहा पर जाने कैसे फिसल गई, ना जाने कहां से सीखा उसने, ना जाने किस स्कूल गई, प्लस माइनस का खेल बताकर ट्रिगोनोमेट्री सी मुझको भूल गई। गुणा भाग लगाकर एक दिन मैंने बैठाकर समझाया, प्लेस वैल्यू के चक्कर में उसको कुछ समझ नहीं आया। वैसे बड़ा आसान सा किस्सा सुनाया था मैंने, बड़े नरम सलीके से बताया था मैंने उससे क्या कहा, आप भी सुनना चाहेंगे? सुनना ही पड़ेगा, अब बता रहे हैं हम तो। मैंने नम आंखों से घबराते हुए कपकपाते होंठों से उससे कहा कि देखो कहाँ कुछ मुश्किल है, आसान सा तो है, जैसे 11 का पहाड़ा, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 11 ती 33 और 11 चौक 44, और मैं तो 11 पचे 55 के लिए भी तैयार हूं, और 11 छक्के 66 की तो नौबत ही नहीं आएगी। लेकिन वो 11 सत्ते 77 पर अड़ी रही, 11 अट्ठे 88 का बहाना दिए, 11 99 को मजबूरी बताकर 11 धाम 110 पर सब खत्म किया, कि मैं पाइथागोरस सा उलझ गया, मैं पाइथागोरस सा उलझ गया, उसने भी रास्ता मोड़ लिया, मुझको सिंपल इंटरेस्ट बताकर कंपाउंड से नाता जोड़ लिया। तो क्या समझे कि चैप्टर 1 चैप्टर 2 की दुनिया में हर इलस्ट्रेशन की एक जैसी कहानी है, और वो एक्स की वैल्यू क्या जाने जो एलसीएम की दीवानी है। क्या बात है, बड़े टाइम बाद याद आया एलसीएम। क्या होता था वैसे कि हर छोटे बड़े सॉरी भाई पाइप क्या एलसीएम कुछ होता था ना, क्या होता था एलसीएम, बड़े टाइम बाद सुना है यार, टीचर बोर्ड पे कुछ तो भी ऐसा होता था, इधर कुछ लिखा रहता था, इधर कुछ लिखा रहता, उसमें से इधर से कुछ इधर लेना होता था, इधर से कुछ इधर लेना होता था, बीच में कुछ कर देते थे। ये तो क्या बोल रहे हैं? आप समझ रहे हो? मैं नहीं समझ रहा क्या है ये उसकी दीवानी थी भाई। तो हर छोटे बड़े सवाल का किसी फॉर्मूले में छुपा जवाब भाई कट कर देना यार। ये मेरा डालने का मन नहीं है, ये नहीं डालेंगे अपन है। हर छोटे बड़े सवाल का किसी फॉर्मूले में छुपा जवाब है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अच्छा तुमको फुल फॉर्म पता है? अच्छा गूगल देखे हो? मैं गूगल देखा। हर छोटे बड़े सवाल का किसी फॉर्मूले में छुपा जवाब है, रेक्टेंगल का भी है, सर्कल का भी है, यहाँ ट्रायंगल का हिसाब है। इतनी सहूलियतों के बावजूद इसे समझना नहीं है आसा, ये मोहब्बत नहीं है जनाब, गणित की किताब है। बंद कर दिया हमने। क्या बात है, क्या बात है। और एक आखिरी शेर के बाद हम गले मिलके इस बात को, इस पॉडकास्ट को समाप्त करते हैं, और वो ये है कि मुझे, जैसे आपने किसी और की कही है, मैं भी किसी और का कोट करता हूँ। बहुत बड़ी बढ़िया शायर है हमारे, बहुत बड़ी बढ़िया अच्छे लोग हैं। किसी ने कहा है कि वो मेरी अधूरी नज़्म सी मोहब्बत, वो मेरी अधूरी अज़म सी मोहब्बत, वो मेरी अधूरी नज़्म सी मोहब्बत, कि वो मेरी अधूरी नज़्म सी मोहब्बत पूरी होती तो जरूर सुनाता। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सो मच फॉर द पॉडकास्ट। जल्दी मिलते हैं।